अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो साइंस में और या इल्म फ़ल्कियात में दिलचस्पी रखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अपेरेंट मैग्नीट्यूड और अपेरेंट ब्राइटनेस के बारे में पढ़ा था और हमने उसमें इन दोनों क्वांटिटीज़, इन दोनों चीज़ों के बीच में जो ताल्लुक़ है, जो मैथमेटिकल रिश्ता है, वो हमने कायम किया था। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड क्या होती है और इनवर्स स्क्वायर ऑफ लाइट क्या होता है और किस तरह इल्म फल्कियात में हम इन दोनों चीज़ों की मदद से सितारों तक का जो फासला है वो निकाल सकते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं इनवर्स स्क्वायर ऑफ लाइट को। इनवर्स स्क्वायर लॉज फिजिक्स में काफ़ी जगहों पर यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हम 9th की फिजिक्स की बुक के चैप्टर 5 ग्रेविटेशन में जब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरह जो लाइट है वो भी इसी लॉ को फॉलो करती है और लाइट से मेरा मतलब है लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की शिद्दत। लाइट की जो शिद्दत है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ लाइट को फॉलो करती है। अब इस बात का मतलब क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि जब रोशनी अपने सोर्स से दूर जाती है तो वो स्प्रेड हो जाती है, स्पेस में हर तरफ फैल जाती है। रोशनी का ये फैलाव इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ लाइट को, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर रोशनी की शॉ का अपने सोर्स से डिस्टेंस यानी कि आर डबल होगा तो लाइट की इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगी। अगर डिस्टेंस 3 गुना हो जाए तो रोशनी की शिद्दत, वो शिद्दत जो आप तक पहुंच रही है, वो 9 गुना कम हो जाएगी एंड सो ऑन। इस चीज़ को आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप किसी बल्ब से दूर होते जाएं तो उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता डिम होती जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बल्ब है वो एक्चुअली में डिम हो रहा है, बल्कि चूंकि उसकी रोशनी स्पेस में फैल रही है तो आप तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो रोशनी है उसकी शिद्दत कम हो जाती है। और वो जो शिद्दत कम हुई है वो कितने गुना कम होती है, ये बात हमें इनवर्स स्क्वायर लॉ से मालूम होती है। Light follows an inverse square law. In other words, if you move a bulb twice as far away, it appears 4 times fainter. अगर आप एक बल्ब को अपने से 2 गुना दूर कर दें, यानी कि अगर आप अपने और बल्ब के दरमियान जो फासला है उसको 2 गुना कर दें तो आपको वो जो बल्ब है वो 4 गुना जो है वो मध्यम दिखाई देगा। अब इस चीज़ को हमने अगर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो हम कैसे करेंगे? बेसिकली अगर आप उस बल्ब के बिल्कुल नज़दीक होंगे, अगर फ़र्ज़ करें आप में और उस बल्ब में या किसी भी रोशन ऑब्जेक्ट में जो फासला बहुत कम होगा, तो आप उसकी जो हकीकी रोशनी है वो आप देखेंगे, आप मुशाहिदा करेंगे। लेकिन जब आप उससे दूर जाएंगे तो आहिस्ता उसकी जो रोशनी है, जो शिद्दत है रोशनी की, वो कम होती जाएगी। तो आप तक किसी भी चीज़ की जो रोशनी की शिद्दत पहुंचती है उसको हम फ्लक्स कहते हैं और फ्लक्स को हम जो है स्मॉल एफ से शो करते हैं। जबकि जो उसकी ट्रू ब्राइटनेस है, जो उसकी हकीकी रोशनी है जितनी वो अमिट कर रहा है एक्चुअली, उसको हम शो करते हैं लुमिनासिटी से और लुमिनासिटी का सिंबल होता है कैपिटल एल। अब इन दोनों चीज़ों में, फ्लक्स में और लुमिनासिटी में, क्या मैथमेटिकल जो रिलेशनशिप है वो क्या है? हम लिखते हैं F इज इक्वल टू एल ओवर 4πr²। 4πr² बेसिकली किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। अब ये यहाँ पे क्यों है? बेसिकली जब लाइट फैलती है तो आप यूँ समझ सकते हैं कि वो एक बढ़ते हुए स्फीयर की शक्ल अख्तियार करती है और जो स्फीयर है उसका जो सरफेस एरिया है
वो 4πr² होता है, और जब 4πr² बढ़ेगा, जब r बढ़ेगा, तो 4πr² जो सरफेस एरिया उस स्फीयर का वो भी बढ़ेगा। तो उसके साथ साथ जो रोशनी की शिद्दत है वो भी कम होती जाएगी। अब इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि जो F है फ्लक्स, वो बेसिकली किसी भी चीज़ की जो अपेरेंट ब्राइटनेस है, जो ज़ाहिरी चमक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और जो लुमिनोसिटी है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की हकीकी ब्राइटनेस के लिए। ठीक है, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो अपेरेंट ब्राइटनेस है किसी भी स्टार की, किसी भी सितारे की, वो डिपेंड करती है उसकी लुमिनोसिटी पर, यानी कि वो एक्चुअली में कितनी एनर्जी खारिज कर रहा है, और उसके डिस्टेंस पर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ सूरज की, हमारे सूरज की लुमिनोसिटी और फ्लक्स की मैं आपको मिसाल देता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि सन जो है वो एक्चुअली में कितनी एनर्जी खारिज करता है 1 सेकंड में, और वो एनर्जी ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते कितने गुना डिम होती है, और इनमें रेशो क्या है। तो जो हमारा सूरज है, जैसा कि आपने पिछले किसी लेक्चर में देखा होगा, जब हमने लाइफ टाइम ऑफ द सन निकाला था, जब हमने सूरज की ज़िंदगी का जो दौरानिया है, जब हमने उस पर बात की थी, तो हमने देखा था कि जो सूरज है वो 1 सेकंड में तकरीबन 10 की ताकत 26 जोल एनर्जी जो खारिज करता है, और जोल पर सेकंड जो है वो वाट के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो सोलर लुमिनोसिटी है ये तकरीबन 10 की ताकत 26 वाट है। लेकिन सूरज की रोशनी की वो शिद्दत जो ज़मीन तक पहुंचती है वो सिर्फ और सिर्फ 10 की ताकत 3 या 1000 वाट है। यानी कि ज़मीन के 1 मरबा मीटर रकबे पर तकरीबन 1000 वाट एनर्जी जो है वो सूरज की तरफ से फॉल कर रही है। अब जो ज़मीन का टोटल सरफेस एरिया है वो तकरीबन 10 की ताकत 14 स्क्वायर मीटर है। अब अगर 1 मीटर पर इतनी एनर्जी जो है वो फॉल कर रही है, तो अगर हम इसको ज़मीन के टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक नंबर मिल जाएगा जो ज़मीन के लिए उसका टोटल फ्लक्स होगा। यानी कि ज़मीन के पूरी सरफेस पर टोटल जितनी एनर्जी सूरज की तरफ से फॉल कर रही है वो फिर कितनी आती है, 10⁻17 वाट। ठीक है, अब जो सोलर लुमिनोसिटी है, जितनी एनर्जी सूरज एक्चुअली में खारिज करता है 1 सेकंड में, वो 10 की ताकत 26 वाट है। लेकिन जितनी एनर्जी ज़मीन तक पहुंचती है टोटल, वो 10 की ताकत 17 वाट है। अगर हम इन दोनों नंबर्स की रेशो लें, इफ वी डिवाइड दीज टू नंबर्स, वी गेट 10⁻9:1, और 10⁻9 कहते हैं हम 1 बिलियन को, 1 बिलियन को। यानी सूरज की जो रोशनी है जिसको हम सोलर लुमिनोसिटी कहते हैं, वो जमीन तक पहुंचते पहुंचते 1 अरब गुना मदम हो जाती है। ये आपको मैंने मिसाल दी है लुमिनोसिटी और फ्लक्स की, जो हमारे सन की है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब रोशनी अपने सोर्स से दूर जाती है तो वो खला में फैलती है, और उस फैलाव को जो है हम इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ लाइट से जो है वो समझ सकते हैं। अब मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि एक तो होती है किसी भी स्टार की अपेरेंट ब्राइटनेस, उसकी ज़ाहिरी चमक, वो चमक जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही होती है। लेकिन एक होती है उसकी हकीकी चमक जो वाकई में होती है। अब जो अपेरेंट ब्राइटनेस है, जो ज़ाहिरी चमक है, उसके लिए हम अपेरेंट मैग्नीट्यूड जो है यूज़ करते हैं, और इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं। अब बात यह है कि जो अपेरेंट ब्राइटनेस होती है किसी भी स्टार की, जो ज़ाहिरी चमक होती है, उसके लिए जो हम पैमाना यूज़ करते हैं दैट इज़ अपेरेंट मैग्नीट्यूड। लेकिन जो अपेरेंट मैग्नीट्यूड है, ये जो अपेरेंट ब्राइटनेस है, वो किसी भी स्टार की बुनियादी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो हमारे पर्सपेक्टिव पर, हमारे नुक्ताए नज़र पर डिपेंड करती है। जितना आप दूर होंगे स्टार से उतना ही आपको मध्यम नजर आएगा। इट मीन्स वो रोशनी जो आप तक पहुंच रही है किसी भी स्टार की, वो उसकी एक्चुअल रोशनी नहीं है, वो एक्चुअली में उतना रोशन नहीं है, वो उससे ज़्यादा रोशन होता है। ये हमारी कॉमन सेंस है।
इट मीन्स हमें एक ऐसा पैमाना चाहिए, एक ऐसी चीज चाहिए जो किसी भी स्टार की ट्रू ब्राइटनेस यानी उसकी हकीकी ब्राइटनेस को डिस्क्राइब करे। और इल्म फल्कियात में हम इस पैमाने को जिस पैमाने की मदद से हम स्टार्स की जो ट्रू ब्राइटनेस है, जो हकीकी चमक है, उसको बयान करते हैं, उस पैमाने को हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया? लेट मी रिपीट, अपेरेंट मैग्नीट्यूड बयान करती है अपेरेंट ब्राइटनेस को, जो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है वो बयान करती है ट्रू ब्राइटनेस को। ये डिफरेंस इनमें। अब हम देखते हैं कि हम एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड को डिफाइन किस तरह करते हैं। We will define this as the brightness the star would have if it were 10 parsecs away from us. अगर कोई स्टार हमसे 10 पार्सेक के फासले पर होगा तो फिर जो उसकी ब्राइटनेस होगी वो फिर हमें उसे कहेंगे एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। अब ये पार्सेक क्या है? जब हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि हम खला में किस तरह फासले जो है वो निकालते हैं, तो उसमें हमने पार्सेक की जो डेफिनेशन है वो देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो ज़रूर देखें। पार्सेक बेसिकली खला में फासले मापने का एक यूनिट होता है और एक पार्सेक में 3.26 नूरी साल या लाइट ईयर्स होते हैं। तो ये है डेफिनेशन एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड की, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। लेट मी रिपीट, अगर कोई स्टार आपसे 10 पार्सेक के फासले पर हो तो फिर उसकी जो चमक आपको रिसीव होगी वही उसकी एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड होगी। अब मैथमेटिकली हम इसे किस तरह डिस्क्राइब करते हैं इस एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड को? वी स्टार्ट बाय डिफाइनिंग F10 टू बी द फ्लक्स वी वुड रिसीव फ्रॉम द स्टार इफ इट वर 10 पार्सेक्स अवे। हम F10 एक क्वांटिटी करते हैं डिस्क्राइब। F10 बेसिकली फ्लक्स है उस स्टार का जो आपसे 10 पार्सेक के फासले पर है और उसको हम F10 के सिंबल से डिनोट करते हैं। अब हम अगर डिस्टेंस, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड और अपेरेंट मैग्नीट्यूड का एक मैथमेटिकल जो रिश्ता है, जो इक्वेशन है, अगर हम लिखें तो वो कुछ यूं बनती है 100 रेज़ टू द पावर m माइनस m ओवर 5, इसको हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं, इज इक्वल टू F10 दैट इज द फ्लक्स वी रिसीव फ्रॉम द स्टार दैट इज 10 पार्सेक्स अवे ओवर F दैट इज इक्वल टू d बाय 10 पार्सेक स्क्वायर्ड। अब ये इक्वेशन कैसे आई है इसको हम लास्ट में देखेंगे। अगर हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो हमें मिलता है m माइनस m इक्वल्स 5 log t माइनस 5। इसकी जो हम स्टेप्स हम लास्ट में देखेंगे। तो इस स्लाइड में हमने सीखा कि किसी भी स्टार की जो अपेरेंट ब्राइटनेस है, जो ज़ाहरी चमक है, जो हमें परसीव होती है, वो उसके लिए हम जो पैमाना यूज़ करते हैं दैट इज़ अपेरेंट मैग्नीट्यूड। लेकिन जो अपेरेंट मैग्नीट्यूड है वो किसी भी स्टार की बुनियादी फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दैट इज ट्रू ब्राइटनेस, और ट्रू ब्राइटनेस को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए जो हम स्केल यूज करते हैं, पैमाना यूज करते हैं इल्म फल्कियात में, दैट इज एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। अभी जो लास्ट इक्वेशन हमने पढ़ी थी m माइनस एम इज इक्वल टू 5 log d माइनस 5, इसको हम एस्ट्रोनॉमी में, इल्म फल्कियात में डिस्टेंस मॉडुलस कहते हैं। और ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको यूज करके हम स्टार्स तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ दो चीजों का पता होना चाहिए। वी ओनली हैव टू नो टू थिंग्स, अपेरेंट मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। अगर आपको ये दो चीजें पता हो और आप फिर उनको इस इक्वेशन में पुट करें और सॉल्व करें तो आपके पास उस स्टार तक का डिस्टेंस आ जाएगा। अब अपेरेंट मैग्नीट्यूड हम किस तरह निकालते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, लेकिन जो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है वो हम निकालते हैं किसी भी स्टार की लुमिनोसिटी को मेजर करके। अब लुमिनोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, उसके काफ़ी तरीके हैं, लेकिन सिंपली स्पीकिंग अगर हमें पता हो कि जिस स्टार को हम देख रहे हैं वो किस टाइप का है। अब स्टार्स की टाइप्स होती हैं लुमिनोसिटी की बेस पे। नेक्स्ट से या नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह स्टार्स की टाइप्स को डिफाइन करते हैं लुमिनोसिटी की बेस पे। लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि अगर हमें पता हो कि स्टार किस टाइप का है तो हम उसकी लुमिनोसिटी का एस्टिमेट लगा सकते हैं, और अगर हम उसकी लुमिनोसिटी का एस्टिमेट लगा सकते हैं तो हम उसकी एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड का भी एस्टिमेट लगा सकते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास m भी आ गया, स्मॉल m, और कैपिटल m भी आ गया। तो सिंपली आपने इस इक्वेशन की मदद से
इसमें वैल्यूज पुट करके आप डी के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास उस स्टार तक का डिस्टेंस आ जाएगा जिसकी आपने अपेरेंट मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड मेजर की होगी। और ये जो चीज़ है, जो डिस्टेंस मॉडुलस है, ये एस्ट्रोफिजिक्स में, इल्म फल्कियात में एक बहुत ही मुफीद टूल है। इट इज़ ए वेरी यूजफुल टूल। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हमारे सोलर सिस्टम के बाद जो नज़दीक तरीन स्टार सिस्टम है ज़मीन से, उसका नाम है अल्फा सेंटोरी। ठीक हो गया। अब जो अल्फा सेंटोरी है, इसकी जो अपेरेंट मैग्नीट्यूड है, इस सितारे की जो अपेरेंट मैग्नीट्यूड है दैट इज -0.3, लेकिन जो इसकी एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है दैट इज 4.1। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में डिस्टेंस मॉडुलस में पुट करें और डी के लिए सॉल्व करें तो जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी 1.3 पार्सेक्स और 4.2 लाइट ईयर्स। सो इस तरह आप इस इक्वेशन की मदद से उस स्टार तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी अपेरेंट मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए। अब फाइनली हम देखते हैं कि हम किस तरह इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा तफसीलन इसको देखना चाहते हैं। अगर आपने 10th तक मैथ पढ़ा है तो आपके लिए कोई भी स्टेप मुश्किल नहीं होगा। हम स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो फ्लक्सेस की रेशो है, तो हम पहले दोनों की इक्वेशन लिखेंगे फिर हम इसकी रेशो लेंगे। अब F10 क्या है हमारे पास? F10 वो फ्लक्स है जो आपको रिसीव होगा किसी स्टार से अगर वो आपसे 10 पार्सेक के फासले पर होगा। इट मीन्स F10 का मतलब ये है कि यहाँ पे जो R है, जो डिस्टेंस है, वो 10 पार्सेक है। तो आप सिंपली यहाँ पे R की जगह 10 पार्सेक पुट करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे। और जो F है वो सिंपली हमारे पास पहले ही हम पढ़ चुके हैं, दैट विल बी सिंपली L बाय 4πd स्क्वायर। D बेसिकली डिस्टेंस है और R भी डिस्टेंस है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस की रेशो लें तो L दोनों में कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा। 4π दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली d स्क्वायर ओवर 10 पार्सेक स्क्वायर आ जाएगा। तो उसको आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं कुछ यूं। अब आप दोनों साइड पे लॉग लेंगे तो क्या होगा? लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर आप शुरू में लिख सकते हैं, तो आप दोनों की पावर को शुरू में लिख लेंगे तो कुछ यूं बन जाएगा। यहाँ पे log 100 जो है वो 2 के इक्वल होता है। log 100 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो जब आप log 100 की वैल्यू 2 यहाँ पे लिखेंगे तो एक 2 यहाँ पे भी आ गया, एक 2 इस तरफ भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे आप एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे log की। अगर log के अंदर फ्रैक्शन हो, डिवाइड हो रहे हैं दो नंबर, तो आप सिंपली उसको जब सेपरेट करते हैं log को तो आप बीच में माइनस लिखते हैं। दैट इज़ वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ लॉग्स। यहाँ पे जो log 10 बनता है, ये इसकी वैल्यू 1 होती है। आप पुट करेंगे और जब आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास m माइनस m इक्वल्स 5 log d माइनस 5 आ जाता है। सो दैट इज़ हाउ वी ड्राइव दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस मॉडुलस एंड यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज़ करके हम स्टार्स तक का जो फासला है हम निकाल सकते हैं। सिंपली हमें उसकी अपेरेंट मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो या अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।